हेलो एवरीवन। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मॉक नंबर 4 जिसका हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज का है, जहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से एक नंबर रॉन्ग है, वो रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, वो आपको फाइंड करना है कि इस नंबर सीरीज के अंदर एक नंबर रॉन्ग है, उस रॉन्ग नंबर को हमें फाइंड करना है और क्या पैटर्न लग रहा है ये हमें बताना है इसके अंदर कि सीरीज के अंदर क्या लॉजिक है और क्या हमारा आंसर आने वाला है। देखिए क्या बोलेंगे हम, 1 से 3 बन रहा है मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 3 से फिर 7 बन रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 7 से 15 बन रहा है अगेन मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 15 से 31 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास 31 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 जोड़ोगे तो 63 बनना चाहिए, यहाँ 64 है, तो रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया आपका 64। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक से 15, 119, 949, 947 एंड 473, क्या पैटर्न होगा इसका और कौन सा नंबर इसमें रॉन्ग है। आइए समझते हैं इसको। देखिए हमने देखा पीछे से अगर हम बात करें तो ये आधा दिख रहा है, ये 1 गुना दिख रहा है, ये दुगुना दिख रहा है, ये 4 गुना, ये 8 गुना, यानी ये 16 गुना और होगा। तो पैटर्न समझ में आया कि मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 1। आगे बात करें 15 इंटू 8 माइनस 1 119। आगे देखते हैं मल्टीप्लाई 4 476 माइनस 1, और यहाँ पे जब चेक करोगे मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको 941 बन रहा है। सॉरी 3 से कर लिया ना आपने, 119 को 4 से किया, 4 के बाद 2 से करेंगे तो 949, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 तो ये 948 आना चाहिए जबकि 947 दे रखा है, तो गलती कहाँ पर है 947 में। चलिए 250, 260, 291, 314, 340, 70 और 405 नंबर वैसे सारे आसपास से, तब डिफरेंस निकाल कर इसका लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ जब नंबर दूर दूर होते हैं तो मल्टीपल चेक करते हैं, और जब नंबर पास पास होते हैं तो आपका आंसर डिफरेंस से निकल जाता है। देखिए क्या पैटर्न है इसका, समझते हैं इसको भी। इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 31, ये आएगा। आगे देखो इन दोनों का डिफरेंस 9 14, तो गलती दिख रही है यहीं पर होगी कहीं ना कहीं, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यहाँ देखो 26, यहाँ 30 और यहाँ 35, ऐसे मिल रहा है। पैटर्न को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें हम लोग तो 30 से 35 यहाँ जो डिफरेंस मिल रहा है वो 5 का मिल रहा है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ 3 का, तो यहाँ भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए था, तो 31 की जगह आपका 21 बनना चाहिए था, कह सकते हैं सर। और 31 की जगह अगर 21 बनेगा यहाँ पे तो कितना मिलेगा, 291 में 21 घटाओ तो 270 बनेगा, और 270 का मतलब फिर डिफरेंस 10 की जगह कितना बन जाएगा 20 का, तो गलती कहाँ पर है 260 नहीं आएगा 270 आएगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 750, 535, 411, 348, 322, 314 एंड 315, क्या पैटर्न आने वाला है। इसमें से एक नंबर आपका जो रॉन्ग है उस रॉन्ग नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास 7 नंबर दे रखे हैं, उसमें से एक नंबर रॉन्ग है आपका, तो क्या पैटर्न लग सकता है इसका, ये आप आइडेंटिफाई करें। चलिए समझते हैं इसको, क्या पैटर्न है इसमें, क्या लॉजिक है। डिफरेंस की बात करते हैं। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल कर आया 215 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 124 कम हो रहा है, यहाँ 215 कम हो रहा था,
यहाँ देखो कितना कम हो रहा है, आप बोलेंगे 63 कम हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ पे देखो 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 2, ऐसा। आगे देखते हैं, यहाँ 8 और यहाँ +1 हो रहा है, तो गलती तो यहीं पर है, यहाँ सब माइनस थे, +1 है। देखिए 215 6 का क्यूब -1 है, 124 5 का क्यूब -1 है, 63 4 का क्यूब -1, 26 3 का क्यूब -1, तो यहाँ 8 की जगह 2 का क्यूब -1 7 आना चाहिए था। अगर हम बात करें 322 में 7 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा, यानी इसकी जगह पे 315 आएगा, ताकि लास्ट में जो डिफरेंस है 0 का बन जाएगा, 1 का क्यूब -1, तो आंसर क्या आएगा आपका 314 गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का, दो से 7 27 107 427 1708 और 6827। सिंपल सा पैटर्न है इसका। अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नंबर किस क्रम में बढ़ रहा है या किस नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है आपको, तो इजीली इसको हम जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे नंबर लगभग 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 2 चौक 8 -1, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 -1, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया 108 -1, 107 को 4 से मल्टीप्लाई किया 428 -1 आ गया। यहाँ देखो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1708 -1, तो यहाँ 1707 बनना चाहिए था इसकी जगह पे, तो गलती कहाँ पर है 1708 में। चलिए एक हमें DI दिया हुआ है, लाइन ग्राफ दिया हुआ है हमें, जहाँ पर 5 अलग अलग वर्षों में P और Q के मान दिए हुए। देखिए P कौन सा वाला है, जो ट्रायंगल शेप में वो P है आपका, और जो स्क्वायर बेस में वो कौन सा है आपका Q है। डेटा जो लिखा हुआ है इनके ऊपर उनका मान है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, P ट्रायंगल में आपके पास और Q आपके स्क्वायर में। क्या बोला है आपको इसने कि 2003 और 2004 में मिलाकर P के कुल उत्पाद और 2000 में जो कुल उत्पाद है उसका डिफरेंस आपको निकालना है, कि 3 और 4 के तो P का और 2000 में दोनों का P और Q का, इनके बीच डिफरेंस कितना होगा। 2003 और 2004 में P के कुल उत्पाद और 2000 में टोटल उत्पाद का हमें डिफरेंस निकालना है। देखिए क्या आएगा, 2003 और 2004, यानी P वाला मान एक तो 55 है और एक 30 है, इसका हमें डिफरेंस निकालना है 2000 के इन दोनों से। देखो जब 55 का डिफरेंस निकालोगे 55 से कट जाएगा और 30 और 25 डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो हमारा आंसर है 5, ऑप्शन नंबर E। क्वेश्चन नंबर 2, 2006 में दोनों स्टोर्स के कुल उत्पादन में 2004 की तुलना में 20% की वृद्धि होती है, तो 2006 में कुल उत्पाद कितने होंगे। हमें 2004 तक का मान दिया हुआ है और क्वेश्चन ने बोला है कि 2006 में जो P और Q के मान है वो 2004 की तुलना में 20% बढ़ रहे हैं, कि जो इनका कुल मान आ रहा है उसमें 20% बढ़ रहे हैं, तो नई वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2016 के अंदर। तो हमने बोला 2004 के अंदर ही कितना है 55 और 30 85 है, और कितना बढ़ रहा है 20%, तो क्या ऐसा मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 5 से 17 बार, 5 से 20 बार और 20 से 120 6 बार, और 17 × 6 102 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है 2002 और 2003 में मिलाकर Q में कुल उत्पाद का 2000 के Q से अनुपात ज्ञात करना है आपको। 2002 और 2003 के कुल मिलाकर Q में कितना उत्पादन हुआ है उसका अनुपात निकालना है आपको 2000 में केवल Q से। दो 2002 और 2003 अगर हम बात करें Q की, तो Q के अंदर कुल उत्पादन हुआ है 80 और 60 140,
और 2000 में बात करें क्यू की, तो 2000 में क्यू का अनुपात हुआ है 55। जब अनुपात निकालोगे इसका, 5 से काटा मैंने 28 बार और 5 से काटा मैंने 11 बार, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। पी के अंदर सभी वर्षों में मिलाकर एवरेज कितना होगा। हमें बताना है कि जो टोटल पी के अंदर बात करें एवरेज की, तो कुल एवरेज कितना होगा, ये आपको याद करना है। कि टोटल पी के अंदर एवरेज कितना होगा, ये बात हमें बतानी है। तो देखिए क्या बोलोगे आप, अगर हम बात करें पी की, तो पी कौन सा वाला यार, ट्रायंगल। देखिए 25 और 40 कितना हो गया, 65, 65 और 65 130, 160 और 15 55, तो 215 ये मिल गया। एवरेज निकालना है, 5 का भाग दे लो, तो आंसर कितना मिल जाएगा, 43। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन डी आई के। 2003 में स्टोर पी और 2004 में क्यू में मिलाकर उत्पादों की कुल संख्या 2000 के क्यू से कितने % ज़्यादा है या कम है। 2003 का तो पी लेना है आपको और 2004 का क्यू लेना है, और हमें बताना है उनकी जो संख्या है वो 2000 के क्यू से कितने % ज़्यादा है या कम है। देखिए 2003 के अंदर अगर हम बात करें पी का मान कितना आ रहा है, आपने बोला 55, क्यू का मान कितना आ रहा है 2004 के अंदर, तो यहाँ भी आया 55, यानी 110 आ रहा है, और 2000 में क्यू का मान कितना आ रहा है 55। तो आप बोलेंगे कितना ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा 55 ज़्यादा है 55 से, और यानी इक्वल है, तो कितना मिल जाएगा आपको, 100% हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्या आंसर आएगा इसका, कि गुणा करने पर तो आपको 96 चाहिए, और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है आपके पास कि जोड़ने पे आपको 20 चाहिए। गुणा करने पर 96 और जोड़ने पर 20, क्या फैक्टर मिलेंगे आपको। और दूसरे वाले में स्क्वायर का मान दे रखा है 64। अगर पावर इवन है तो दो मान आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। मैंने बोला गुणा करने पर 96 जोड़ने पर 20, क्या मुझे 12 और 8 मिल जाएगा, मिल जाएगा। और ये माइनस का है तो दोनों किसके आ जाएंगे, प्लस के। ये एक्स का मान आ गया। वाई के मान की बात करूँ तो इसका स्क्वायर रूट, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। जब कंपेयर करेंगे तो माइनस से तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा मिलेगा, और ये प्लस का 8 बराबर भी है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका कि x बड़ा है और इक्वल है y से। चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 20 बराबर 0 एंड 3y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 30 बराबर 0। देखिए क्या आएगा, गुणा करने पर 21 इंटू 4 80, और प्लस दिखा रहा है जोड़ने पे 21, तो गुणा करने पर 80 जोड़ने पे 21 क्या मिलेगा आपको, 16 और 5 मिल जाएगा। ये माइनस के हैं, दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। तो प्लस के लिए और किसका भाग दोगे, 4 का, यानी जो मुझे x का मान मिल रहा है वो तो मिल रहा है 4 और 1.25। ऐसा अगर मैं y की बात करूँ तो गुणा करने पे 30 या 90, जोड़ने पे 19, तो वैल्यू मिली मुझे 10 और 9, दोनों प्लस के आएंगे, माइनस का, तो ये डिवाइड किससे करोगे, 3 से। तो y की वैल्यू मेरे पास आई 3 और 3.33। ऐसा है, जब कंपेयर किया तो दिख रहा है कि 3 इससे तो बड़ा है, लेकिन इससे क्या है, छोटा है। तो एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, एक बार बड़ा है और एक बार, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा सी एंड डी, इनके बीच कोई सा भी रिलेशन ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए
गुना करने पर 24 और प्लस इंडिकेट कर रहा है ये वाला, जोड़ने पे 11, और दूसरे वाले में गुना करने पर 27 और जोड़ने पे 12। हमें वैल्यू निकाल के इनको आपस में कंपेयर करना है कि किसका मान बड़ा आ रहा है और किसका मान छोटा आ रहा है, या फिर इनके बीच कोई सा भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला गुना करने पर 24, जोड़ने पे 11, 8 और 3 मिल जाएंगे, माइनस का ये तो दोनों किसके आएंगे, प्लस का। यहाँ देखो गुना करने पर 27, जोड़ने पे 3, 12, ऐसा बन जाएगा। और जब आप कंपेयर करोगे तो प्लस का 8 इस प्लस के 3 से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये प्लस का 9 इस प्लस के 3 से क्या है, छोटा है। तो एक बार x बड़ा है और एक बार x छोटा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है क्या बन जाएगा, सी एंड डी। x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 एंड 5y² प्लस 33y प्लस 40 बराबर 0। फटाफट से आप फैक्टर निकालिए और इनको आपस में कंपेयर कीजिए कि गुना करने पर 35, जोड़ने पे 12, और नीचे गुना करने पर 40 पंजे 200, जोड़ने पे 33। हमने बोला पहले वाले केस में गुना करने पर 35, जोड़ने पे 12, क्या 7 और 5 मिल जाएगा, ये प्लस का है तो दोनों किसके आ जाएंगे, माइनस के। देखो यहाँ गुना करने पे 40 इंटू 5 200, और प्लस दिखा रहा है ये वाला प्लस कि जोड़ने पे 33, तो गुना करने पे 200, जोड़ने पे 33, क्या मिल जाएगा आपको, 25 8। ये प्लस का है, दोनों किसके आएंगे, माइनस के, और डिवाइड किससे करोगे, 5 से, तो माइनस का 5 और माइनस का 1.6 ऐसा मिल जाएगा। जब इसको हम कंपेयर करने जाएंगे, माइनस का 7 माइनस का 5 कौन बड़ा है, y बड़ा है, माइनस का 7 माइनस का ये फिर कौन बड़ा है, y बड़ा है। यहाँ पे y इक्वल है और यहाँ पर y बड़ा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा y बड़ा भी है और इक्वल भी है किससे, x से। चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, 3y² प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। पहले वाले में मल्टीप्लाई करने पर 20 और प्लस क्या दिखा रहा है, जोड़ने पे 9, गुना करने पे 6 और जोड़ने पे 5। तो आपने बोला गुना करने पर 20 और जोड़ने पे 9, क्या 5 और 4 पॉसिबल है, ये प्लस का दोनों किसके आएंगे, और डिवाइड किससे कर दोगे, 4 से, तो वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस का 1.25 और माइनस का 1। यहाँ देखो गुना करने पे 6, जोड़ने पे 5, 5 और 1 सॉरी गुना करने पे 6 आएगा ना, तो 3 और 2 दोनों किसके आएंगे, माइनस के, डिवाइड किससे करोगे, 3 से, तो वैल्यू आई माइनस का 1 और माइनस का 0.6। जब आप कंपेयर करने जाओगे तो आप बोलोगे माइनस के 1.25 से ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो y दिख रहा है बड़ा है x से, और यह -1 इक्वल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा y बड़ा भी है और इक्वल भी है x से। चलिए मूव करते हैं हम लोग एक कैसलेट के ऊपर, जहाँ पर आपको डेटा समझना है और उसको फिर ड्रॉ करना है। मेनली इसका डेटा ही समझना इम्पोर्टेंट है, एक बार ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन बनाना बहुत इजी बन जाएगा जब डेटा हमारे पास होगा। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है कि एक कॉलेज के अंदर 1000 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं जो x, y और z 3 परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ परीक्षा में उपस्थित नहीं होते। 3 तो एग्ज़ाम में उपस्थित हो रहे हैं x, y, z में, लेकिन कुछ उपस्थित नहीं हो रहे। तो जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं वो बराबर है केवल z में उपस्थित होने वाले के। केवल z का मतलब है वो x और y में उपस्थित नहीं होंगे। परीक्षा y में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थी कितने, 360। तो हम ये मान लेते हैं ओनली z के अंदर जो विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं वो कितने मान लेते हैं, a। तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी कितने हो गए, ऐसा बोल सकते हैं।
हमें दे रखा है कि y के अंदर जो टोटल है वो कितने हैं, 360 है। और अगर आगे बात करें तो x और y में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी केवल y और z में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों से अनुपात कितना है, 2:3, कि केवल x y और केवल y z का 2:3 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर x y के अंदर 2x भाग ले रहे हैं तो y z के अंदर 3x भाग ले लेंगे, अनुपात के अंदर बात करेंगे तो कह सकते हैं। चलिए, एक्स वाई जेड में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल जेड के आधी है। तो जो एक्स और जेड का मान दे रखा है टोटल, ये तो ओनली का था, ये टोटल का, जेड की आधी है। तो जेड में ए है, इसमें कितनी बन जाएगी, a/2। परीक्षा एक्स में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी केवल वाई से 50% ज़्यादा है। तो केवल वाई का मान हमें निकालना पड़ेगा, ये पता नहीं है हमको, ठीक है। और आगे दे रखा है, अच्छा एक लाइन लास्ट में दे रखे थे आपको, ये केवल है, यहाँ पे केवल y में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी y और z के बराबर है। तो केवल y में जो उपस्थित होने वाली है वो y z के बराबर है, और y z में 3x है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ओनली y के अंदर भी 3x होंगे। तो यहाँ से आप ये बोल पाओगे जो x के अंदर हुए हैं परीक्षा x के अंदर, वो कितने हो जाएंगे, 4.5x। ऐसा कह पाएंगे। कि जो परीक्षा x के अंदर हो रहे हैं वो 4.5x हो रहे हैं। ये भी ओनली लिखा हुआ है कि इसमें करेक्शन है, आई थिंक यहाँ ओनली आएगा कि केवल परीक्षा x में ना करेक्शन कि ओनली x के अंदर 4.5x हो पाएंगे, ठीक है। लास्ट में दे रखा है तीनों में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी 4% है टोटल का। तो टोटल 1000 है, तो तीनों के अंदर जो उपस्थित होने वाले हैं वो 4%, 1000 का 4% कितना बन जाएगा, 40। अब देखो इस डेटा को हम लोग जमाते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में जमाने की कोशिश करते हैं। कि डेटा में मिला हुआ है केवल जेड को हमने ए मान लिया, जो किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले रहे वो भी कितने हो जाएंगे, ए। टोटल वाई के अंदर 360 है, केवल एक्स वाई के अंदर 2x है, केवल वाई जेड के अंदर 3x है, केवल एक्स टोटल एक्स जेड के अंदर a/2 है, जो एक्स और जेड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली एक्स 4.5x, ओनली वाई 3x, और तीनों में कितने, 40। देखो जमाते हैं इसको, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, ये हमारे पास z, कह सकते हैं ऐसा। हमने बोला z के अंदर भाग लेने वाले कितने, केवल z में a, और जो भाग नहीं ले रहे हैं वो भी कितने, a। इसको मैंने बाहर बना लिया। आगे अगर हम बात करें तो इस पूरे y के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 360 है। केवल x की अगर मैं बात करूं तो ये 4.5x है, मिल जाएगा। तीनों में भाग लेने वाले यानी ये वाला डेटा आपको दे रखा है 40 दे रखा है। x और y का डेटा निकाले अगर हम, x और y कितना है हमारे पास, 2x, ये हमारे पास आएगा 2x, ये वाला पॉइंट। y और z की बात करें तो y और z का जो वाला पार्ट है ये वाला, ये 3x है। और अगर मैं बात करूँ x और z की तो x और z पूरा टोटल कितना है, ये वाला है, क्योंकि उसने टोटल बोला है, टोटल एक्स जेड के अंदर a/2 है। तो ये और ये दोनों मिला के कितना है, a/2 है, दे रखा है आपको। देखिए अब क्या करेंगे, मैंने बोला मेरे पास y का जो टोटल मान है वो कितना है, 360। तो y के अंदर कौन कौन से मान आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक 3x + 2x, एक मान आपके पास रह गया केवल y का, केवल y का मान भी दे रखा है, ये रहा 3x, ये भी 3x। तो ये सारे मान y के अंदर है। तो मैं ऐसा बोल पाऊँगा कि 3x + 40 यहाँ का, प्लस ये 2x और प्लस का 3x, ये पूरा बराबर है 360 के। तो यहाँ से आप बोलोगे 8x बराबर है 320 के, तो x बराबर है 40 के, बोल सकते हो। अगर x का मान 40 है यानी ये वाला जो डेटा मुझे मिलने वाला है ये कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। देखो मैं इस पूरे को वापस से डिवाइड करता हूँ। x का मान मेरे पास 40 आ गया, तो ये मेरे पास 4.5x था, तो 40 × 4.5 कितना बन जाएगा, 180। ये पूरा 360 था, ये 3x था यानी ये 120 बन जाएगा,
यहाँ भी 120 था, ये 40 था, ये तो ए है मेरे पास, ये कितना आया था, 80 आया था। ठीक है, ये डेटा हमको मिल गया। और आगे इसको समझने की कोशिश करें हम लोग, तो मैं ऐसा बोलूँगा, अब मेरे पास सारे जो मान बच रहे हैं वो किसका बच रहे हैं, ए का। कुल मेरे पास 1000 मान है, ये सारा का सारा मिला के 1000 होगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है देखो, ये 180 प्लस 80, ये मैं 40 को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है, a/2 है, तो प्लस 120 प्लस 120, ये सारे मान डेटा के आगे। ए की बात करें तो ए यहाँ पर है, a/2 ये वाला मान, और जिन्होंने भाग नहीं लिया वो भी ए है, ये कुल मिला के 1000 हो जाएंगे। मिल जाएगा ऐसा। तो यहाँ से बोलूँगा, यहाँ से जो मुझे ए का मान मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 200। अगर ये 200 है तो डेटा को जमाने के बाद ये डेटा आपका कुछ इस फॉर्म में जम जाएगा। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेटा सामने हमारे पास है, हर क्वेश्चन के लिए केवल आपको 20 सेकंड मिलेंगे कि कितने विद्यार्थी कम से कम 2 परीक्षाओं में उपस्थित हुए। ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं हमको जो कम से कम 2 में हुए। कम से कम का मतलब कि वो 3 के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 में तो हो। तो देखो ऐसे डेटा कितना मिलने वाला है आपको, तो आप बोलोगे 80 यहाँ पर है जो कम से कम दोनों में, एक्स वाई में। उसके अलावा ये 120, ये 60 और 40, ये पूरा 100 बन जाएगा। यानी ऐसे कितने विद्यार्थी मिल गए आपको, 300। सेम क्वेश्चन है कि कितने विद्यार्थी केवल 2 परीक्षा में उपस्थित हुए। तो मतलब हमें यहाँ पे केवल 2 का निकालना है, तो जो मान तीनों में कॉमन है उसको माइनस करना पड़ेगा जो मान अभी हमने निकाला है। भाई केवल 2 का मतलब है ओनली एक्स वाई, ओनली वाई जेड और ओनली एक्स जेड। अभी हमने निकाला इन सभी का मान 300 आ रहा था, उसमें कॉमन वाला पार्ट 40 था बस, तो इसको माइनस कर दो, कितना बन जाएगा आपके पास, 260 आपका आंसर बन जाएगा। कितने विद्यार्थी अधिक से अधिक 2 परीक्षाओं में उपस्थित हुए। कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 2 परीक्षाओं में तो उपस्थित हुए हैं। कम से 2 परीक्षाओं में उपस्थित होने का मतलब है जो तीनों में उपस्थित हुए, 3 से कम की बात कर रहे हैं। कि अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम केवल 2 परीक्षा में उपस्थित हुए, तो 1000 लोग हैं, उसमें से केवल कितने लोग कॉमन है, 40, जो 3 में उपस्थित हुए। तो बचे हुए 2 में होंगे या 2 से कम में होंगे, कितने मिल जाएंगे, 960 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक 2 में हुए, 1 में भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो। कितने विद्यार्थी परीक्षा वाई में उपस्थित नहीं हुए। कितने विद्यार्थी परीक्षा वाई में उपस्थित नहीं हुए। तो जो वाई का मान नहीं है हमें वो बताना है। तो टोटल 1000 थे, उसमें वाई के अंदर कितने उपस्थित नहीं हुए, कितने उपस्थित हुए, तो बचे हुए वो है जो वाई के अंदर उपस्थित नहीं हुए। ये 640 ये वाला मान है, ये वाला मान है, ये वाला मान है और ये वाला मान है 60। चलिए इस कैसलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट में, कितने विद्यार्थी या तो एक्स में या जेड में उपस्थित हुए। मतलब केवल की बात नहीं कर रहा है कि जो एक्स में भी है और जो जेड में भी है उसका मान हमें निकालना है। जो एक्स में भी हुए हैं और जेड में भी हुए हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, यानी कि हम केवल वाई वाले मान को हटा दें, हमें केवल उस मान को हटाना है जो वाई में आ रहा है, ओनली वाई में। जैसे ये वाला मान एक्स में आ रहा है, ये वाला मान जेड में आ रहा है, तो मैं बोलूँगा 1000 थे, उसमें से 200 तो एग्जाम में उपस्थित नहीं हुए, कितने बचे 800, उसमें से ओनली वाई के अंदर 120 है, तो बचे हुए जो है ये या तो एक्स में है या जेड में है, कंबाइंड है। ये डेटा इस तरीके का। चलिए एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, पाई चार्ट, ए से लेकर डी तक विभिन्न विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या दिखाई गई है। ये ब्लैंक वाला पार्ट दिखा रहा है 1998 को और ये दिखा रहा है आपके 2018 को।
पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बी और सी में मिलाकर बाघों की संख्या 1998 में ए और डी से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, यह आपको बताना है कि 2018 के बी और सी, यानी बी वाला पार्ट ये, सी वाला पार्ट ये, इसकी जो बाघों की संख्या है वो 1998 यानी कि ये वाला पार्ट में ए और डी से कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो आप ये बोलेंगे 2018 में बी और सी की बात करें तो बी वाला मान ये रहा कितना है, देखो 40 है और ये 60 है, बीच में गैप 5 ब्लॉक का आ रहा है और 5 का गैप 20 के बराबर है, 40 से 60 20 का गैप आ रहा है, यानी हर एक ब्लॉक 4 को दिखा रहा है। तो 40 के बाद 44 48 52, तो ये तो 52 आ गया। सी की बात करें 40 से 2 ब्लॉक कम है यानी कि 32, ये तो आ गया बी और सी का मान। 1998 में ए और डी की बात करें तो ए कितना है 64 और डी की बात करें तो डी मुझे मिल रहा है 80। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैंने बोला 80 और 64 144 और ये मेरे पास आ रहा है 84, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा आपको 60, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों वर्षों में मिलाकर डी में बाघों की संख्या दोनों वर्षों में मिलाकर सी का कितना परसेंट है, यानी ये वाला मान ऊपर आएगा और डिवाइड किससे करोगे आप सी वाले मान से, कि दोनों वर्षों में मिलाकर बाघ डी के बाघों की संख्या का सी से परसेंटेज ज्ञात करना है आपको, कि दोनों वर्षों में मिलाकर कितना परसेंटेज आएगा। तो आप ये बोलेंगे दोनों वर्षों में मिलाकर अगर हम बात करें डी की तो 80 यहाँ पर है और ये कितना है 40 के ऊपर 2 ब्लॉक है यानी 48, तो 80 और 48 कितना बन गया 128। किससे निकालना है सी से, सी में कितना है 48 और ये कितना आया था 32, तो 48 और 32 कितना बन जाएगा 80 इंटू क्या कर दोगे 100। देखिए क्या आंसर आएगा इसका, जब इसको आप काटोगे 160% हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान ए में बाघों की संख्या का 1998 में बी से अनुपात ज्ञात करना है। आपको अनुपात निकालना है। हम बोलेंगे 2018 में एक के बाद कितने आ रहे हैं, तो 2018 कौन सा वाला मान है ये वाला, तो एक के कितने आ रहे हैं 36। 1998 के बी, तो 1998 का बी कौन सा है 40, तो 4 से काटा आपने तो 9:10, ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। पढ़िए आप क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा इसका। कि 2018 में ई में बाघों की संख्या जो है वो 98 के डी से 40% ज़्यादा है, जबकि 98 में ई की संख्या 18 के सी से 25% कम है। तो कुल मिलाकर ई के अंदर बाघों की संख्या कितनी होगी। 2018 वाला मान कौन सा आपके पास, ये वाला मान है। तो अगर हम बात करें ई, हमारे पास 4 मान है ए बी सी डी के। अगर ई की बात करूँ मैं 2018 में, तो इसकी जो बाघों की संख्या है वो 98 यानी ये वाला डी से 40% ज़्यादा है। डी में 80 से 40% ज़्यादा है, तो 80 का 40% 32, यानी 80 और 32 कितना बन जाएगा, ये तो 112। 2018 की अगर हम बात करें हो गया, तो 98 की अगर हम ई की बात करें दूसरे वाले ई की, तो उसमें जो है सी से 25% कम है 2018 के। तो सी 2018 ये वाला मान है कितना है 32, और 32 से 25% कम है, तो 32 का 25% 8 होता है, और 32 में 8 कम करोगे कितना हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना मिल जाएगा आपको
136 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 में सभी राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की औसत संख्या का 1998 से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है? दो हजार 18 में बाघों की कुल संख्या का 1998 के बाघों के औसत से कितना ज़्यादा है कितना कम है? देखिए हमें अंतर निकालना है। दो तरीके हैं, इन चारों को जोड़ लो, 98 का और 2018 का जोड़ के 4 का भाग दे दो और आपस में माइनस कर लो। दूसरा तरीका क्या है, मुझे पता है कि ये वाला मान बड़ा दिख रहा है तो डायरेक्टली डिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस में 4 का भाग दे देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? मैंने बोला है 64 है, ये 36 है, ऐसा ही है। तो आप डिफरेंस उनका निकालो जो आसपास होता है कि निकालने में ऐसा नहीं हो। जैसे 36 और 40 डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का। ये वाला ब्लॉक बड़ा है तो पॉजिटिव लेंगे, छोटा तो नेगेटिव लेंगे। तो ये वाला पार्ट हम काट चुके हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना का रहा है? 4 का। लेकिन इसमें ये बड़ा दिख रहा है, ये -4 हो गया, ये दोनों भी कट गए आपके। अब देखिए इसका और इसका डिफरेंस निकालना है तो ये मेरे पास आ रहा है 40 के ऊपर तो 48 और ये मेरे पास आ रहा है 64। तो 48 और 64 का डिफरेंस फिर कितने का मिल जाएगा? प्लस का 16। ये भी कट गया और ये भी कट गया और इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 80 में घटाओगे आप 32 को तो 80 - 32 कितना मिल जाएगा आपको? 48। यानी कुल मिला के जो वैल्यू मिलने वाली है कितनी मिलेगी? 64 और 4 का भाग दे देंगे 16 बन जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप ब्लॉक को जोड़ लो 98 को, 2018 को जोड़ लो, 4 का भाग दे दो ना, 64/4 16 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अर्थमेटिक की तरफ। बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है हमारे सामने। कि धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में स्पीड का जो अंतर है वो 6 किलोमीटर/आवर है बिंदु P से बिंदु Q तक। यानी धारा की दिशा में अगर हम 72 किलोमीटर जाते हैं 4 घंटे में तो हमें स्थिर पानी में चाल बतानी है। तो मैं ऐसा बोलूँगा बिंदु P से बिंदु Q तक जा रहे हैं धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो स्पीड कितनी मिल गई आपको? 18। इसने बोला है कि धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में अंतर कितने का? 6 का। और विपरीत दिशा में चाल कम होती है, अगर ये 18 है तो ये कितनी होगी? 12। कह सकते हैं ऐसा? ये 12 है और ये 18 है, बीच में कितना आ जाएगा? इनका एवरेज 15। आपसे पूछा है स्थिर जल में नाव की गति कितनी है, तो ये निकालना था आपको, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखिए मिक्सचर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए कि 2 प्रकार के द्रव है हमारे पास, ए और बी, 5:9 में 28 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं हम लोग इसका, और द्रव बी की 2 लीटर मात्रा डाल रहे हैं। तो नए अनुपात जो आ रहे हैं वो 1:2 में, तो एक की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी मिश्रण की। देखो मिश्रण में अगर हम कुछ निकालते हैं तो भी आपका अनुपात सेम रहता है। जैसे ये 5:9 में, इसमें मैंने 28 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो भी ये मिश्रण 5:9 में रहेगा, ठीक है। ये ए और बी है। अब क्या किया हमने बी मिलाया। अगर हम बी मिला रहे हैं तो केवल बी का मान बदलेगा, ए तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए भी बदल रहा है तो इसको सेम कर दूँ। यहाँ 5 है यहाँ 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूँ? हमने अगर बी मिलाया तो बी का मान बदलेगा, ए तो सेम रहेगा। तो मैंने बोला बी कितना बढ़ रहा है? 9 से 10, 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कह सकते हो। अगर 1 का मान 2 है तो इस पूरे का मान कितना मिल जाएगा? 14 का मतलब 28, और ये 28 यहाँ पर है। प्रारंभिक मात्रा पूछिए तो इसके अंदर 28 निकाला हुआ था
तो पहले का कितना मिल जाएगा आपको 28 और 28 56 आपका आंसर बन जाएगा कि मिश्रण को निकालने के बाद भी आपका अनुपात सेम रहता है और जो मात्रा मिला रहे हैं जिसकी केवल उसी का मान चेंज होगा। एवरेज का क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट। कि 5 विद्यार्थियों का औसत वजन 25.8 किलो है। एक नया विद्यार्थी आया तो औसत वजन में 3.9 की वृद्धि होगी। तो नए विद्यार्थी का लगभग वजन कितना होगा? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 5 इंटू 25.8 और 6 इंटू 25.8 प्लस 3.9 और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सेकंड तरीका क्या है कि 5 विद्यार्थियों का एवरेज 25.8 था, एक नया विद्यार्थी आया यानी 6 हो गए, तो एवरेज के अंदर 3.9 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा ये? 25.8 प्लस 3.9, तो आप बोलेंगे 7, ऐसा बन जाएगा। तो बिना सोल्व करेंगे, ज़्यादा मल्टीप्लाई करें कैसे करोगे कि नया एवरेज कितना आ रहा है? 29.7 प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3.9 से, कितना आएगा? ऐसा बन जाएगा। जोड़न को आपस में कितना आ रहा है? 7 5 12, ये आपका आंसर बन जाएगा कि हमारे अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट 3.9 का हो रहा है 5 के अंदर, तो 5 इंटू 3.9 19.5 प्लस नया एवरेज, इससे आप निकाल सकते हो 49 किलो। चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा अंकित करता है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का। यदि वह कीमत क्रय मूल्य से 75% ज़्यादा अंकित करता और 20% का डिस्काउंट देता, तो जो पहले लाभ हुआ है वो बाद के लाभ का कितना परसेंटेज है? जो पहले का लाभ हुआ है वो बाद के लाभ से कितना परसेंट है, ये बताना है हमको। तो मैंने बोला अगर चीज़ 100 रुपये की थी तो MRP पहले कितनी कर दी हमने? 150, डिस्काउंट दिया 20 का, तो 150 इंटू 80/100, तो बेचा कितने में होगा हमने? 120 में, ऐसा ही बोलेंगे। यानी पहले जो प्रॉफिट मिल रहा था वो कितने परसेंट था? 20%। आगे बात करें, अब क्या चाह रहे हैं हम लोग कि क्रय मूल्य 100 था, MRP कर दी 175, अब डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो 175 का 20% 35 रुपये का, यानी 140 में बेचोगे आप, तो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40%। आपसे पूछा है जो पहला का लाभ है वो बाद के लाभ का कितना परसेंट है, तो पहले लाभ 20 है, बाद में 40, यानी 1/2 50% हमारा आंसर बन जाएगा। दो समान धनराशियों को अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया है। पहली योजना साधारण ब्याज दे रही है 8% 30 सालों के लिए और 2000 का ब्याज भी मिल रहा है हमको। दूसरी योजना 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज देती है, तो 1050 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हमें टी का मान ज्ञात करना है। राशि दोनों में समान इन्वेस्ट की है हमने, देखिए यहाँ पर आपको पता है समय 2 साल है, दर पता है, ब्याज पता है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% से कितना होता है आपको ये पता होगा, 2r + r²/100, या 10 के हिसाब से आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 21% होता है 2 साल का। किसने बताया कितना है? 1050, तो 1 का मान 50। इट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है? 5000 रुपये। अगर मेरा प्रिंसिपल 5000 रुपये, तो साधारण ब्याज 8% से 1 साल में कितना मिलेगा? 5000 का 8%, तो 1 साल में 400 मिलेंगे। हमें कितने मिल रहे हैं? 2000, यानी समय कितना लगा होगा? 2000 में 400 का भाग दे दो, तो इस टी का मान मिल जाएगा 5 साल का हमें समय लगा होगा। तो 10% का 2 साल का CI आपको डायरेक्टली याद रखना है, 21 होता है। परसेंटेज का क्वेश्चन है हमारे पास।
सतीश अपने मासिक वेतन का 20% भाग बचा रहा है। शेष का 1/4 भाग और 1/2 भाग माँ और बहन को दे रहे हैं और शेष वेतन में से अपनी कार का भुगतान करने के लिए ईएमआई दे रहा है। वार्षिक ईएमआई 60,000 की है, तो मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। अगर इसकी वार्षिक ईएमआई 60,000 की है, तो क्या इससे आप मंथली ईएमआई निकाल सकते हो 12 का भाग देके? और मंथली ईएमआई का मन कहाँ से मिलेगा कि जो कुछ बचा रहा है उसमें इनको देने के बाद जो बच रहा है वो उसकी ईएमआई में जा रहा है। तो मैंने बोला वार्षिक ईएमआई 60,000 है, तो मंथली ईएमआई तो कितनी मिल गई मुझे? 5,000। अगर 100 रुपये इसकी इनकम में 20 बचा रहा है तो कितने दिए होंगे? 80। 80 का 1/4 भाग यानी 20, ये तो दिए हैं इसने माँ को। 80 का 1/2 भाग 40, ये दिया है सिस्टर को। तो कितना बचा? 20, और ये 20 ईएमआई दी। तो अगर 20 का मान 5,000 है तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको? और 100 का मतलब है उसकी जो इनकम है वो कितनी बन जाएगी? 25,000 रुपये। चलिए, एक्स धनराशि और x माइनस 9.75 के 4 गुने का योग 442 है, तो x का मान ज्ञात करिए। इसके लिए भी केवल आपको 20 सेकंड मिलेंगे, तो सिंपल से आपको मल्टीपल करके दोनों को जोड़ के इक्वल करना है। देखिए क्या करोगे, इसका 4 गुना तो 4x माइनस इसका 4 गुना 9 का 4 गुना 36 और 0.375 गुना 3, तो 36 और 3 कितना बन जाएगा? 39 प्लस x, ये बराबर दे रखा है 442 के। इसको इधर ले जाओ, जुड़ जाएगा। 5x का मान 481 है, तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको? कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? x और इसके 4 गुना का योग, ये बनना चाहिए। जब 5 का भाग दोगे तो 96 का आसपास आएगा। ऑप्शन नहीं, करेक्शन इसके अंदर कुछ ना कुछ ना, 96 आएगा इसका आंसर। चलिए, ए और बी कुछ धनराशि के निवेश के साथ एक पार्टनरशिप में आते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का दुगना है। 4 महीने के बाद सी भी शामिल हो गया और 1 वर्ष के अंत में ए और सी का लाभ समान है। तो बी के लाभ का सी के लाभ से परसेंटेज निकालना है आपको कि बी के लाभ का सी के लाभ से क्या परसेंटेज रहेगा। देखिए, ए बी सी, अगर हमें बताया कि ए का लाभ और सी का लाभ बराबर है तो हमें सी को पिक्चर में लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे? ए का निवेश बी के निवेश का दुगना है ऐसे, और इन्होंने पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट भी 2:1 में होगा, क्योंकि सी का लाभ ए के लाभ के बराबर है, यानी मैं उसको सी मान सकता हूँ। तो क्या पूछा है इसने कि बी का लाभ सी के लाभ का कितना हिस्सा है? सी को मैंने ए माना हुआ है, तो 1/2 कितना बन जाएगा? 50%। हमें इस क्वेश्चन में सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी और ए बराबर ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आठ साल के बाद इशू की आयु और 6 साल के बाद आहाना की आयु 5:6 में, और 10 साल बाद इशू की आयु 6 साल बाद आहाना की आयु के बराबर हो जाएगी। तो इशू की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डेटा मुझे एक ही दिख रहा है, जो कि शायद 2 साल है, क्योंकि 8 साल बाद अगर मैं देखूँ इशू की आयु को तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 साल दिख रहा है। चलो सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए, अगर मैं इशू की आयु को ई मान लूँ और आहाना को ए मान लूँ, ई और ए, तो 8 साल बाद इशू की आयु ई+8
और 6 साल बाद आहाना की आयु, ये 5:6 में, यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ E+8/A+6 बराबर है 5/6 के, कह सकते हैं ऐसा। ऐसा कहने का फ़ायदा क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6E+48 बराबर 5A+30 ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ से मैं बोलूँगा 6E - 5A ये बराबर हो जाएगा -18 के, ऐसा ही। पहले इक्वेशन ये बन गई आपके पास। अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें दिया हुआ है 10 साल बाद इशू की आयु, यानी E+10 बराबर हो जाएगी 6 साल बाद आहाना की आयु के, यानी A+6, यानी E - A बराबर है -4 के, कह सकते हैं ऐसा। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5E - 5A बराबर बन जाएगा -20। सॉरी, हमें इशू का निकालना है ना, तो आहाना का मान निकालते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देते सीधा, 5E - 5A बराबर -20। इन दोनों को जोड़ दो आप आपस में, ये घटा दे, दोनों घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 6 में 5 घटाया आपने E, -18 प्लस के 20, 2 आंसर आ जाएगा आपके पास इक्वेशन बना के। P के 20% और P + 5000 के 20% के बीच अंतर कितना होगा। डिफरेंस निकालना है आपको P के 20% का P + 5000 के 20% से, कि इनका डिफरेंस कितना आएगा। मैंने बोला P का 20% और P का 20%, तो आपस में कट गया, केवल कितना बच रहा है 5000 का 20%, और यही डिफरेंस है। 5000 का 10% 500, 20% 1000। देखिए क्वेश्चन मेंशुरेशन का हमारे पास आया है। बेलन के आधार के व्यास और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 2:3। बेलन का हमें आयतन बता रखा है, तो बेलन की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर व्यास 2x है तो हाइट कितनी हो जाएगी 3x, ये व्यास है 2x, तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी x, तो पाई 22/7 r², यानी कि r² कितना मान लें, x माना हुआ है ना अपन ने, तो x का स्क्वायर इंटू h 3x बराबर है 3234 कर लेते हैं इसको अपन, लगभग निकालना है अपन को। तो आप देखेंगे 22 से एक कट रहेगा कुछ, ये 22 से कम 22, 103, 22 चौक 88, 154, 7 पर कट रहा है। तो ये 3 से भी कट रहा होगा, देखो आप 49 पर। तो x³ का मान मिल गया मुझे, ये 7 पे उधर मल्टीप्लाई होगा 49 × 7, तो x का मान कितना गया 7, और यही हमारी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। एक निश्चित लंबाई की ट्रेन 524 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की आपको स्पीड दे रखी है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आपके पास होता है दूरी बराबर 4 × समय। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होगी। तो पहले तो आप इस 72 किलोमीटर/आवर को चेंज कर लीजिए मीटर/सेकंड में, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, ऐसा बोल सकते हैं 20 मीटर/सेकंड। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 × 18 से। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी आएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ऐसा बोल दें। स्पीड को मैंने चेंज किया मीटर/सेकंड में 20, और समय दे रखा है 55। ये मेरे पास आया 1100, जिसमें से 524 तो क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो कितना बन जाएगा ये 576 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम एंड वर्क का। कि बी की क्षमता ए से दुगना है, 2 गुना अधिक है, दुगना नहीं 2 गुना अधिक है, मतलब जितना काम कर रहा है उससे डबल ज़्यादा है। दोनों वैकल्पिक रूप यानी अल्टरनेट काम करते हैं, एक दिन ये एक दिन वो, तो काम 37 दिन में पूरा होता है।
इसमें बताना चाहिए था काम स्टार्ट कैसे किया। चलो ए ने स्टार्ट किया काम था ना, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, सॉरी बी का रखना, पहले बी आ रहा होगा और फिर आपका ए आ रहा है, पहले बी फिर ए, इसने आगे बी लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें करेक्शन आएगा कि बी स्टार्ट करता है। तो काम 37 दिन में पूरा हो रहा है। यदि सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकते हैं तो हमें बताना है ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो अल्टरनेट का मतलब है कि पहले बी आया फिर आया, ऐसा दे रखा हो उसने। काम 37 दिन में हो रहा है, यानी बी अगर पहले आ रहा है तो बी 19 दिन आया होगा, ए 18 दिन आया होगा, कह सकते हैं ऐसा। ए की क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, मतलब अगर ए एक काम करेगा तो बी 2 ज़्यादा काम करेगा, यानी 3 करेगा। तो कुल काम कितना मिल जाएगा आपको, तो आप बोलोगे 3 काम इसने किया और 1 काम इसने किया, यानी टोटल वर्क कितना मिल गया 57 और 18, टोटल वर्क हमारे पास 75 था। जो सी इस काम को 50 दिन में करता है, यानी सी एक दिन में कितना करता होगा 1.5। आपसे बोला है अगर ए और सी मिलकर काम करेंगे तो ए 1 काम करते हैं, सी 1.5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम होगा 2.5 और 75 काम कराना है 25 से 3 बार, तो 30 दिन हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें करेक्शन था, इसमें देना चाहिए इसको कि स्टार्टिंग किसने करी, बी ने करी है, अदरवाइज हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क का अगेन कि 7 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 8 दिन में काम पूरा ख़त्म कर सकती है। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम पुरुष के काम का आधा है, मतलब जो इनकी क्षमता दे रखी है W और M की, अगर पुरुष 2 काम कर रहा है तो महिला आधा काम करेगी, यानी 1 काम करेगी, ठीक है। 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम आरंभ करती हैं, 3 दिन के बाद 4 पुरुष काम छोड़ देते हैं और 4 नई महिलाएं काम में आती हैं, तो काम खत्म होने में समय कितना लगेगा। कल से हम लोग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के बेस पर प्रैक्टिस करेंगे। 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, इस तरह के सेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। बीच में लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा क्लियरिकल के एग्ज़ाम के हिसाब से, जहाँ पर आपको की स्पीड चेक की जाएगी, और बीच बीच में हम वापस से प्रैक्टिस मॉक चालू करेंगे। जैसे 4 मॉक हम कर चुके हैं और हमें 21 मॉक और करने हैं इसके आगे। चलिए क्या आंसर आएगा इसका, देखो हमने पता लगाया कि W 1 काम करता है, M 2 काम करता है, तो कुल काम कितना होगा, तो 7 पुरुष, तो ये 2 है तो कितना हो गया 14, 6 महिलाएं, ये 1 है तो कितना हो गया 6, यानी ये लोग मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं, काम 8 दिन में ख़त्म किया है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ जो टोटल वर्क मेरे पास है वो कितना है 160 है। अब ये काम किससे करवा रहे हैं हम लोग, 8 पुरुष और 4 महिलाओं से। 8 पुरुष, 1 पुरुष 2 काम करता है तो 8 ने कितना काम कर दिया 16, 4 महिलाएं, 1 महिला 1 काम करती है तो 4 महिलाएं, इन्होंने काम स्टार्ट किया, एक दिन में कितना काम किया 20, 3 दिन तक काम किया, यानी ये लोग 20 दिया 60 काम कर चुके। अब क्या हुआ, 4 पुरुष ने काम करना छोड़ दिया, यानी 8 में से कितने पुरुष बचे हमारे पास, अब 4 बचे, और 4 महिलाएं और शामिल होगी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 4 पुरुष है और 8 महिला हमारे पास है। 160 में से 60 काम हो चुका है, कितना काम बच रहा है 100, और ये काम कितने लोग कर रहे हैं 4 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 4 पुरुष कितना काम करेंगे एक दिन में 2, 4 पुरुष 8 और 8 महिलाएं भी 8, यानी 100/16, यानी 6.25 डे और लगेंगे इनको इस पूरे काम को समाप्त होने में। तो ये हमारे पास आज का सेशन था, जहाँ पर हमने एक टेस्टलेट, DI और अर्थमेटिक को डिस्कस किया। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और अर्थमेटिक के साथ। थैंक यू सो मच।